नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। इस क्लास में हमने जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं वो सभी इसमें शामिल हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी यूथ कंपटीशन टाइम से लिए गए हैं, यानी इस बुक के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी इस वीडियो में शामिल हैं, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता वाले प्रश्न। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, जितने भी भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे क्या बोला गया है? WWF से आशय है, बताइए WWF से क्या आशय है? आपको पता होना चाहिए WWF होता क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है, ये कौन से संगठन के अंतर्गत आता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। WWF की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वो क्या है आपकी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो आपकी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है दोस्तों। और बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और किसके द्वारा स्थापना हुई थी? IUCN के द्वारा इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतनी जानकारी इसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जानकारी ही ज्यादातर पूछी जाती है पेपरों में। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहा जाता है, बताइए। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइए कहां पाया जाता है, कमेंट करिए। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, भारत में, चीन में या ब्राजील में? कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कहां पाया जाता है दोस्तों। चीन में पाया जाता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बताइए। जैव विविधता, ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्ण कटिबंधीय सदा वर्षा वन बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, या सवाना बायोम में? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है। कमेंट करिएगा ज्यादातर। हाँ करेक्ट, ऑप्शन जो आपका बी है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में क्या पाती है? सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये ऐसे वन है दोस्तों कि यहाँ दक्षिण और उत्तर के लगभग 28 डिग्री के भीतर इसमें क्या टेम्परेचर होता है दोस्तों, ठीक है। और ये एशियाई, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत महाद्वीपों में भी पाए जाते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चिपको आंदोलन के प्रणेता है, बताइए। चिपको आंदोलन जो हुआ था उसके प्रणेता कौन कौन है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन कौन है। हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी? कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सब जानते हैं चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने के द्वारा हुआ था। और ये जो आंदोलन था वो वृक्षों को काटने के लिए था, वृक्ष जो काटे जा रहे थे उसके खिलाफ था दोस्तों। और इसकी कब आया था? ये 1973 में आया था। और 1973 में ही आपकी टाइगर योजना आई थी, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहां हुआ था? उत्तराखंड के चमोली नामक जिले में हुआ था दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, प्रोजेक्ट टाइगर। अभी अभी मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, तुरंत आपने पता लगा लिया कि 1973 में क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि टाइगर दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा, कमेंट करिएगा। हाँ 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब आया था? 1973 में आया था। बट आप मुझे बताइएगा कि प्रोजेक्ट शेर जो योजना है, जो परियोजना है, ये कब आई थी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कब आई थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। किस जगह के फ्लोरा और फौना, फना लिख दिया है, ये फौना होगा, ठीक है, कभी कभी फना भी आ जाता है, सूचित करता है, बताइए। देखिए फना का मतलब क्या होता है? जंतु होता है। क्या होता है? जंतु होता है। जबकि फ्लोरा का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फ्लोरा क्या सूचित करे? मछलियां करता नहीं है, मछलियां काट दिया, पक्षी होंगे नहीं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो ये है वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों,
ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देखिएगा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया, बताइए किसके नेतृत्व में दिया गया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटेकर या के.एन. बनर्जी, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर चिपको आंदोलन, अभी भी मैंने आपको बताया सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है दोस्तों। और सुंदरलाल बहुगुणा आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों आपका ये मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर का संबंध जो है ये किससे है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से है मेधा पाटेकर का, ठीक है। और मेधा पाटेकर के साथ एक और है, वो आपको बताना है किस, इनके साथ एक और थे, कमेंट का, हाँ बाबा आमटे, क्या थे, बाबा आमटे, आमटे ये थे। एक और था अपीको आंदोलन, अपीको आंदोलन के प्रणेता कौन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। अभी अभी मैंने आपसे पूछा था, कमेंट करके मुझे बताओ कि प्रोजेक्ट शेर कब आया था, ये 1972 में आया था, यानी टाइगर से 1 साल पहले आ गया था, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। बताइएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था, बताइएगा। उत्तराखंड से था, कहां से था, उत्तराखंड का था। और उत्तराखंड के कहां से, चिमोली नामक जिले से था, चिमोली नामक एक जिला था, वहां से इसका संबंध था दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के में 75 जिले हैं, 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में 2 क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, एक का नाम क्या है, दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और एक का चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। वही बात करते हैं, अभी अभी मैंने आपसे पूछा अपीको आंदोलन के प्रणेता कौन है, पांडुरंग हेगड़े, कौन है, पांडुरंग हेगड़े हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाँ, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन जो आपका बी है, स्वस्थाने जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कमेंट करके आप मुझे बताइएगा क्या है। सामुद्रिक कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में क्या है उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल के भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छ में सबसे अधिक संख्या किसकी है, ये आपको बताना है, किसकी है, ऑलिव रिडले की है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑलिव जो रिडले है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। देखिएगा प्रश्न नंबर आपसे 11 में क्या बोला गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव की सुरक्षा हेतु संस्था है, बताइए जो वन्य जीव की सुरक्षा करती है एक संस्था है, उसका आपको नाम बताना है और यह भी बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां है, बताइएगा। क्या IUCN है, UNICEF है यानी यूनिसेफ है, IUPAC है या WHO है, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IUCN हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इसकी फुल फॉर्म की, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी क्या है फुल फॉर्म है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां है दोस्तों, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। हाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक है, बताइएगा। संरक्षण या विनाश एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है बताइए। सरला बहन है, वंदना सिवा है, जिम कार्बेट, ये तो आपका राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ है, जिम कार्बेट, कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ है, रॉस्किन बॉन्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी संरक्षण या विनाश जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, सरला बहन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जिम कार्बेट आपकी उत्तराखंड में है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। इसमें आपसे क्या बोला गया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, उसका आपको नाम ये बताना है कौन सा है। पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरु मित्र या वृक्ष मित्र,
कमेंट करके मुझे बताइएगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम क्या है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्ष मित्र, यानी जो आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसकी शुरुआत जो थी वो किसने की थी, इंदिरा गांधी ने की थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, बताइए रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है, ये आपको बताना है, और ये कौन जारी करता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन कौन से जीव आते हैं इसमें रेड डाटा बुक में। देखिए रेड डाटा बुक में कौन से जीव आते हैं, विलुप्त के कगार पर है, ठीक है, अति संकटग्रस्त है, सुवेद है, संकटापन्न है, ठीक है, या कम चिंतनीय, ये सारे क्या है रेड डाटा बुक में आते हैं। तो विलुप्त हो रहे जीव ये भी आ जाएगा, आपत्तिग्रस्त आ जाएगा, और इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। जबकि ये चारों हैं इसमें से, अब चारों हैं तो आप कौन सा लगाओगे बताइए, सुवेद जीव तो होगा नहीं, बताइए सिर्फ सुवेद, हाँ, लेकिन ये दोनों जो हैं वो इसी के अंतर आ रहे हैं। सुवेद का मतलब ही क्या होता है, जो विलुप्त हो रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और ये IUCN के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अभी भी मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। ठीक है, यानी रेड डाटा बुक, इसकी नहीं, रेड डाटा बुक की बात कर रहे हैं, 1964 में हुई थी। जबकि इसकी कब हुई थी, इसकी तो 1948 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। देखिएगा, अभ्यारण्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइएगा। ऊर्जा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन जीव संरक्षण से, या डॉल्फिन संरक्षण से है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए अभ्यारण्य का संबंध जो है, अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है, जो जीव जंतुओं को क्या संरक्षण दे, तो और वो कहां होंगे, वन होंगे। वन्य जीव संरक्षण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध किससे है, मैंने अभी आपको बताया था, वैज्ञानिक अनुसंधान से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, भूमि सुधार से, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। हाँ, पर्यावरण संरक्षण से जो है इनका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1954 में हुआ था, मुंबई में। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया था, बताइएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या किया था, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। केवला पक्षी अभ्यारण्य, यानी केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, असम में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान के क्या है, भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में क्या है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के। देखिएगा इसमें क्या बोला है, पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की निम्न पुस्तक तैयार है, बताइएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक है, श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक, या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया कौन सी है, रेड डाटा बुक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में ये आई थी दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको बताना है, कमेंट करके इसका आंसर मुझे देना है 19 वाले प्रश्न का, बताइएगा। वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी का मतलब NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, संघ समर्पित है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। हाँ, बताइएगा। WWF फॉर नेचर के लिए, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के लिए, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना के लिए, या उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, WWF फॉर नेचर के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रही है या बोल रहा है, क्योंकि बताइएगा क्यों बोल रहा है, वो बच्चों को क्या समझाना चाहता है। दोनों का संबंध जल संरक्षण से है, दोनों महिलाएं सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध है, दोनों के आंदोलन पर्यावरण मुद्दों पर है, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया। चिपको आंदोलन को मेधा पाटेकर ने आगे नहीं बढ़ाया था,
किसने बढ़ाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे बढ़ाया था। लेकिन चिपको आंदोलन हुआ आपका, अपिको आंदोलन हुआ आपका, और एक आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। ये सारे पर्यावरणीय मुद्दे हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय मुद्दे पर बताना चाहती हैं, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला? रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? विलुप्त हो रहे जीव भी है, सुवेद जीव भी है, आपत्तिग्रस्त जीव भी है। अभी इससे पहले जो प्रश्न था उसमें जीव नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, और उस वाले ऑप्शन में उपरोक्त सभी भी नहीं था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। रेड डाटा बुक में यही आते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना IUCN करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर जब हम बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कैसी रहती है? जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो ध्रुवों की तरफ और ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। इसमें आपसे क्या बोला? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। बताइए सामाजिक वानिकी का क्या उद्देश्य है? पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध करना, ये भी ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, नहीं गलत हो गया। वन्य प्राणी चारागाह का विकास, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक वानिकी यानी समाज में वनों का क्या करना? प्रबंध करना, यही क्या होता है? सामाजिक वानिकी होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। चिपको आंदोलन के जनक गौरा देवी भी थे और सुंदरलाल बहुगुणा भी थे। ठीक है, द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में चलाया गया था? बताइएगा। आपको मैंने बताया था चिपको आंदोलन जो था आपका कहां था? उत्तराखंड के चिमोली नामक जिले में चलाया गया था, लेकिन जिले में भी एक गांव था, वो आपको बताना है। उस गांव का नाम क्या है? बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये उत्तराखंड में चलाया गया था। उत्तराखंड में, ये भी पूछा जा सकता है। अब उत्तराखंड के किस जिले में? चिमोली में चलाया गया था। ठीक है, चिमोली में। इसके बाद ये किस गांव में चलाया गया था? तो रेणी गांव। क्या नाम था इसका? रेणी गांव। तो ये आपको 3 प्रश्न से बन सकते हैं, तीनों आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, रेणी गांव में चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तरुण भारत संघ के राजेंद्र प्रसाद, जिसे क्या बोलते हैं? जल पुरुष कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को क्या है? जल पुरुष कहा जाता है दोस्तों। को किस कार्य के लिए मैग्नेस पुरस्कार दिया गया? बताइए। जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो जल संरक्षण के लिए ही दिया गया होगा, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। ये आपको बताया निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? बताइए। ये 3 दिए गए, इनमें से आपको बताना है। वैसे भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट है? 4 हैं। उन चारों के आपको नाम भी पता होना चाहिए, कौन कौन से। पहला है आपका हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। दूसरा है आपका इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। ठीक है, तीसरा है आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और ये आपका जो चौथा है वो आपका क्या है? सुंडालैंड, सुंडालैंड। ये 4 हॉटस्पॉट है। तो अब आपको बताना अरावली है नहीं है, खासी हिल है नहीं है, इनमें से कोई कौन सा? हिमालय। तो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। देखिएगा, इसमें आपसे कौन निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा नम क्षेत्र नहीं है, यानी रामसर जो वो आपका साइट है उसमें शामिल नहीं है। बताइए। देखो बूलर झील भी शामिल है, और बूलर झील आपकी कहाँ है? आपकी जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। केवला देव अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था भरतपुर में है, और भरतपुर कहाँ? राजस्थान में है दोस्तों। वही बात करते हैं रुद्र सागर झील। अब आपको बताना है जो रुद्र सागर झील है ये कहाँ है? ये आपका राजमंद झील। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रामसर सूची में ये शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं रुद्र सागर जो झील की, ये कहाँ है आपकी? ये आपकी त्रिपुरा में है। कहाँ है दोस्तों? त्रिपुरा में है। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 28। विश्व भूगर्भ जल दिवस
देखिए एक होता है जल दिवस, एक होता है आपका जल दिवस, और जल दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों? आप कहोगे सर 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। इस ट्रिक को आप इस तरीके से भी ट्रिक का पता लगा सकते हैं, क्योंकि होली पर होली हम किससे खेलते जाता है? जल से खेलते हैं, तो जल की कमी आ जाती है, और जब जल की कमी आ जाती है तो उसी, और होली मार्च के महीने में आती है, तो जल का संबंध आप होली से बना सकते हो। जल दिवस कब बनता है आपका? कब बनता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। वही बात करते हैं भूगर्भ जल दिवस, ये आपका अलग हो जाएगा। भूगर्भ जल दिवस कब मनाते हैं? 10 नवंबर को, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 5 सितंबर को बताने की जरूरत नहीं है, टीचर डे मनाते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 जून हो जाएगा। 10 जून जो है भूगर्भ जल दिवस मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बताया निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? बताइए, सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व का, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन पांडा जो पुरस्कार है ये विश्व का पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? बताइएगा, विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, जल्द से जल्द कमेंट करिएगा कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा, 4 फरवरी को, 15 मार्च को, 29 नवंबर को, 19 नवंबर को, यह आपका 22 सितंबर को। 22 सितंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो गेंडा दिवस, विश्व गेंडा दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 सितंबर को मनाया जाता है। वही बात करते हैं दोस्तों 19 नवंबर की, तो 19 नवंबर में आपका कौन सा शौचालय दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर, वो क्वेश्चन नंबर आंसर जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं दोस्तों 15 मार्च की। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस मनाते हैं दोस्तों। 4 फरवरी की बात करते हैं, कमेंट करके बताइएगा, विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया है यूपी टेट में। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा है, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सी सर्वाधिक हानिकारक होती है? बात करते हैं दोस्तों परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें आप किसमें होती है? सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में होती है दोस्तों, प्रकाश में। और ये जब आती है, सूर्य का प्रकाश जब आता है, सूर्य का प्रकाश किस में आता है? समताप मंडल में, समताप मंडल में प्रवेश करता है। और समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है दोस्तों? ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर में 3 किरणें गिरती हैं, कौन कौन सी? ए बी सी। और सबसे ज्यादा ये कौन सी लेयर, ये जो ओजोन परत है, ये कौन सी किरण को रोकती है? वो ज्यादातर सी को रोकती है दोस्तों। रोकती तो तीनों को ही है, लेकिन सर्वाधिक जो हानिकारक है उसे ही रोकती है। और वो कौन सी आपकी हानिकारक है? यूवी सी, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज सी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। देखिएगा, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। अब आपको बताना है जो आर्सेनिक है सबसे ज्यादा जल प्रदूषण इससे कहां होता है, ये आपको बताना है। बताइएगा कमेंट करके, क्या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? बताइएगा कहां कहां होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 3 ग्रीन हाउस गैस है और एक जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हीलियम आपका He होता है और मीथेन आपका CH4 होता है। तो देखिए हीलियम क्या है? एक तत्व है, तो ये वाला है नहीं है।
अब ये है नहीं है ग्रीन हाउस गैस, तो इसीलिए आपका राइट आंसर तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी है और ये भी है, बट हीलियम जो है एक एलिमेंट है और ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। ध्वनि प्रदूषण का मापन की इकाई द्वारा किया जाता है, बताइए। ध्वनि प्रदूषण का, इसमें बोला है ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है आप कौन सी यूनिट से करते हैं, ये आपको बताना है, बताइएगा कमेंट करके। मनुष्य के लिए ध्वनि जो होती है वो कितनी लगभग होनी चाहिए, 25 से 30। अब 25 से 30 क्या, डेसिबल, क्या, डेसिबल। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जूल जो है ये कार्य का मात्रक होता है, न्यूटन आपका बल का मात्रक होता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाते हैं। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत कहां पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी बहुत ही कम पर्यावरण जो है प्रदूषण करता है, बाकी जो 3 होंगे वो ज्यादा पर्यावरण पॉल्यूशन करते हैं। बताइएगा कौन सा होगा आपका राइट आंसर, क्या डीजल है, क्या डीजल है, पेट्रोल है, हाइड्रोजन है या कोयला है। बताइएगा, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही कम पर्यावरण प्रदूषण वाला तत्व है। जबकि बात करते हैं इसी को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आप क्या लगाओगे, आपका जो आपका हाइड्रोजन है वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देखिएगा निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी है, ये कब हुई थी ये घटना, बताइएगा। 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी। ठीक है, कहां हुई थी ये एमपी में हुई थी, और एमपी की राजधानी क्या है आपकी, भोपाल। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सी गैस के रिसाव के कारण ये घटना हुई थी, ये आपको बतानी है। बताइएगा किस गैस के कारण ये घटना हुई थी, क्या क्लोरोफ्लोरो के कारण हुई थी, बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट। बताइएगा किस गैस के कारण हुई थी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड, उसके गैस के रिसाव के कारण ये घटना हुई थी दोस्तों। ठीक है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, यह एक जहरीली गैस है दोस्तों, और इसका रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, CH3NCO। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। ग्रीन मफलर संबंधित है, बताइए। जो आपका ग्रीन मफलर है ये संबंधित किससे है, मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। बात करते हैं दोस्तों जल पुरुष। जल पुरुष किसे कहते हैं, जल पुरुष किसे कहते हैं, ये आपके राजेंद्र सिंह को कहते हैं दोस्तों। किसको, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। जबकि बात करते हैं दोस्तों ग्रीन मफलर, ये आपका ध्वनि प्रदूषण है। और ग्रीन जो मफलर है ये होता क्या है, जैसे कि एक रोड ये है, दूसरी रोड ये है, बीच में डिवाइडर लगा होता है, और डिवाइडर के बीच में जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ये ग्रीन मफलर कहलाते हैं। और ये वाहनों की जो ध्वनि होती है उसको कम करते हैं, इसीलिए ये लगाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। भूमंडलीय तापन का कारण है, बताइएगा। भूमंडलीय तापन का क्या कारण है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि। देखिए, वनों में वृद्धि होगी तो जो भूमंडलीय तापन होगा वो घटता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में जितनी कमी होगी तो भी क्या होगा, भूमंडलीय तापन कम होता है। और हिम नदों में वृद्धि यानी नदियों में पानी बहेगा, ज्यादा बर्फ पिघलेगी तो भी क्या होगा, भूमंडलीय तापन में कमी आएगी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाएगी तो भूमंडलीय तापन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से सुधार हेतु है। बताइए, गंगा एक्शन जो प्लान है ये लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था और इससे क्या सुधार था? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, ये जल का तापन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल की गुणवत्ता के कारण गंगा एक्शन प्लान जो है लाना बहुत जरूरी था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। गैसीय अपशिष्ट है, बताइए गैसीय अपशिष्ट इनमें से कौन है? बताइए। अब गैसीय अपशिष्ट क्या होगा, जिसमें से क्या होगा, गैस निकलती है। ठीक है, सब्जी एवं फलों के छिलके, ये होगा नहीं। घरों की नालियों में गंदा पानी, ये तो जल प्रदूषण हो गया। खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, ये भी नहीं है। लकड़ी कोयला के जलने से, अब लकड़ी कोयला जब जलेगी तो धुआं उत्पन्न होगा, और धुआं उत्पन्न होगा तो धुआं ही क्या है, गैस है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यह क्या है, गैसीय अपशिष्ट है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। देखिएगा, निम्नलिखित वाहनीय ईंधन में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? यानी वाहन का ईंधन है उनमें से किसको, अब वाहनों का ईंधन है जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, ये सारी क्या है आपकी, ये सब वाहन के ईंधन है। अब ईंधन है तो इनमें से कौन सा बढ़िया है, बढ़िया यानी स्नेही है। तो देखिए डीजल पेट्रोल ये तो प्रदूषण फैलाते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस ये भी है, लेकिन जो संपीड़ित जो गैस होती है जैसे जिसे सीएनजी कहते हैं, सीएनजी ये क्या है, ये ज्यादा स्नेही है। क्यों? क्योंकि ये कम प्रदूषण करती है। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का प्रमुख स्रोत है? बताइएगा इनमें से कौन सा अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत है या प्रमुख स्रोत है? बताइएगा कौन सा है अम्लीय वर्षा का। देखिए N2 नहीं है, HCl नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक, आपका क्या है SO2। SO2 क्या करता है, ये जब वर्षा का जल होता है उसमें मिल जाता है और जो है अम्लीय वर्षा कर देता है। दोस्तों तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, आप बोलोगे ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जबकि मीथेन जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये गैस कहां से प्राप्त होती है, ये वाहनों से निकलती है, वाहनों से धुएं के रूप में ये गैस निकलती है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और भी ग्रीन हाउस गैस है जैसे कि आपका CFC है, ठीक है, CFC जो कि कहां से निकलती है, AC फ्रीज से निकलती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिएगा दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? बताइए। किसी कोई भी नदी है उसके प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। अब ये बता गया ATP से की जाती है, STP से, BOD से या BPL से। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप क्या बोलोगे, BOD से की जाती है। अब BOD होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है बताइएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है, जल की जांच होती है कि जल कितना स्वच्छ है, इसकी जांच होती है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस है? बताइएगा इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन। अब आपको मैंने बताया था ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सारी क्या है, CFC ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस है, तो ये तो है नहीं है ग्रीन हाउस गैस, कौन सी है आपकी, मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी, यानी ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, ये आपको बताना है। यानी इनमें से कौन सी जो है ऑप्शन जो है वो किरण है, उसका नाम है, और पृथ्वी सूर्य से आती है वे, और वो क्या करती है, ओजोन परत जो है उसे पृथ्वी पर आने से रोकती है। बात करते हैं ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। दोस्तों और पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट, और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी थी, UVC, ये भी सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। विश्व ऊष्मायन के लिए
निम्न में से कौन सा एक कारक बताइए, विश्व ऊष्मायन के लिए इनमें से कौन सा एक कारक है जो क्या है जिम्मेदार है, वो आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन कमेंट करिएगा, बताइएगा। वाहनों से निकलने वाली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा, या रसोई गैस, बताइएगा कमेंट करके। तो वाहनों से जो निकलती है, जो क्या करती है, पृथ्वी का ऊष्मायन बढ़ाती है, और ऊष्मायन बढ़ाती है कौन, वाहनों की गैस। और वाहनों से कौन सी गैस निकलती है, सीओ यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड। बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, बताइए वायु प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। वृक्षों द्वारा, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। मछलियों के द्वारा कम नहीं होगा, जंतुओं के द्वारा भी कम नहीं होगा, ये तो प्रदूषण बढ़ाते हैं। और सूर्य के प्रकाश द्वारा ये भी नहीं होगा। तो आप वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तभी तो वायु प्रदूषण जो है कम होगा, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला है, सूर्य के हानिकारक किरण। अब सूर्य की हानिकारक किरण कौन सी होती है, यूवीसी यानी अल्ट्रावायलेट रेज सी को पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। अब कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है बताइए, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल, या ओजोन मंडल। देखिए क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बारिश होना, बिजली कड़कना, ये सारी क्या है मौसम संबंधी घटनाएं हैं। लेकिन ओजोन जो स्तर है ये रोकता है। और ओजोन स्तर किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है, बताइए विश्व ऊष्मायन का कारण कौन सा है, बताइएगा। जिससे क्या है विश्व की जो ऊष्मा है वो ज्यादा बढ़ रही है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, वाहनों से निकलने वाली गैस, और गैस क्या है, वायु है। तो आप तुरंत आपका ऑप्शन लगा दोगे कौन सा है, ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, वायु प्रदूषण। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, बताइएगा। वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, इसको आप है ना एक काम करो, इसमें एक ऑप्शन दिया नहीं है, या आप कर लो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब वायु प्रदूषण कौन, या कर लो सभी, क्या कर लो सभी, सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, बताइएगा धुआं और कुआसा, ये भी एक वायु प्रदूषण है। ठीक है, वाहनों से निकलने वाली हवा, ये भी एक वायु प्रदूषण है। जलती हुई लकड़ी या चारकोल, भाई लकड़ी कोयले को आप जलाओगे तो वहां से भी तो गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है वही क्या है, वायु प्रदूषण है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम, यानी भारत में ही नियम नहीं बनाए गए हैं, और भी दूसरे देशों में भी पर्यावरण को रोकने के लिए, यानी पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। अब वो नियम क्या है, अब वो नियम कौन से हैं, किस पे लागू होते हैं, ये आपको बताना है। क्या कागज के थैले पे लागू है, प्लास्टिक की थैली पर, नायलॉन पे, या चमड़े की। तो आप जानते हो प्लास्टिक पे सबसे ज्यादा क्या है बैन है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एक अपशिष्ट पदार्थ है, ये नष्ट नहीं होती कभी भी। ठीक है दोस्तों, पॉलीथीन का प्रयोग बंद करना, हर साल इसका अभियान चलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, बताइए ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था डेसिबल में मापते हैं ध्वनि प्रदूषण को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से हुआ है, बताइए कीटनाशकों के ज्यादातर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा, ये आपको बताना है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। कीटनाशकों का वायु प्रदूषण होगा, आप कहोगे नहीं होगा। ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, तो यह सभी तो होगा ही नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका जल प्रदूषण है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, बताइए जल संकट का जो जल का जो संकट है उसका प्रमुख कारण क्या है, बताइएगा। अम्ल वर्षा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं। विश्व में तापन में वृद्धि, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। औद्योगिकरण होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, नगरीकरण जो है ये क्या है, जल संकट का प्रमुख कारण है।
हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं। करेक्ट बात है भाई, पेड़ पौधे प्रदूषण घटाएंगे क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। अब किसका अवशोषण करते हैं ये आपको बताना है, बताइएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, अवशोषण का मतलब क्या है, सोखते हैं, यानी लेते हैं, ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या नाइट्रोजन का, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है, पेड़ पौधे जो है पर्यावरण जो प्रदूषण होता है उसको क्या है, घटाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। महासागरों में जल स्तर, यानी जल स्तर के में जो वृद्धि होती है वो किस कारण होती है। ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं जहां ज्यादा बर्फ पड़ती है, बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं, क्योंकि अम्ल वर्षा और अत्यधिक वर्षा का इसका कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां से क्या है, जो बर्फ पड़ती है और वो पिघलना चालू हो जाती है। ठीक है, और जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, उसका जो जल होता है वो महासागरों में जाता है और उसका जल स्तर बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बताइए। क्या कागज है, कपड़ा है, धातु है या प्लास्टिक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्लास्टिक जो है ये सर्वाधिक क्या है, आपका प्रदूषण का कारण है पर्यावरण के लिए। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है ये आपको बताना है। और मिनीमाता जो बीमारी है सबसे पहले किस देश में देखी गई थी, जापान में देखी गई थी। और जापान में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, मिनीमाता, वहां ये देखा गया था और इसी कारण उस जगह से ही इसका नाम पड़ गया मिनीमाता रोग। ठीक है, समुद्र में बिखरे तेल के कारण होता है, आप कहोगे गलत। वायुमंडल में आर्सेनिक जमा हो जाएगा, गलत। औद्योगिक पारा अपशिष्ट में पानी को छोड़ने पर, यानी ज्यादातर अगर आप जितना पारे को आप उसमें छोड़ोगे पानी में तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, मिनीमाता रोग ज्यादा हो जाएगा। मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पानी, पीने के पानी में छोड़ने का कारण, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पारा क्या होता है आपका Hg, और इसे ही क्या बोलते हैं, मरकरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, फाइनली दोस्तों ये वीडियो फिनिश हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।